So today we will see about the spasticity assessment scale. It is in continuation of the classes which we have dealt with. So हम लोग कौन कौन सी क्लासेस कर लिए हैं अभी तक? एक हम लोगों ने किया आउटकम मेजर्स का, और दूसरा कौन सा किया है? हाँ, एडीएल एंड आइडियल का किया है. तो बेसिकली हम लोग ये देख रहे हैं कि कौन कौन से रिसर्च स्केल्स हैं जो कि फिजियोथेरेपी रिसर्च के लिए यूज कर सकते हैं. तो उसी का अगला ये है टॉपिक. क्या है? स्पास्टिसिटी असेसमेंट स्केल्स. सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि स्पास्टिसिटी होता क्या है. बस ब्रीफ में केवल वो ब्रश अप करने के लिए हमने थोड़ा सा आगे रखा है, फिर आगे स्केल्स पे आ जाएंगे. तो स्पास्टिसिटी इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड पोटेंशियली डिसेबलिंग एंड bothersome complications affecting individuals with neurological conditions. क्या बोलते हैं कि जो मेन प्रॉब्लम होता है स्पास्टिसिटी आता कब है? जबकि कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हो. और क्या होता है ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन, माने वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स बोल सकते हैं. और पोटेंशियली डिसेबलिंग एंड बॉदरसम कॉम्प्लिकेशंस, क्योंकि एक बार आ जाता है तो इसका जाना बहुत मुश्किल होता है और इसका मैनेजमेंट भी बहुत ही प्रॉब्लमैटिक होता है, जो कि आगे हम लोग देखेंगे भी कि क्यों इसको बोलते हैं कि हमेशा इसको मैनेज किया जाता है, ट्रीट नहीं किया जाता है. आगे आएगा. तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं? स्पास्टिसिटी में बी डिफाइंड एज ए मोटर डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय ए वेलोसिटी डिपेंडेंट एक्सैजरेशन ऑफ stretch reflexes resulting from abnormal intraspinal processing of primary afferent input. इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो स्पास्टिसिटी होता है वो क्या होता है? वेलोसिटी डिपेंडेंट एक्सैजरेशन होता है. इसका मतलब ये हुआ कि जितनी तेज आप मूवमेंट करेंगे, है ना, जितना तेज मूवमेंट करेंगे जो मसल होगा और रेसिस्टेंस को उतना तेज शो करेगा. अगर इसको डिफाइन करना चाहे वेलोसिटी डिपेंडेंट को तो कैसे कर सकते हैं? द फास्टर द मसल इज मूव्ड और स्ट्रेच्ड, द ग्रेटर द रेसिस्टेंस टू स्ट्रेच और पैसिव इलोंगेशन इज फेल्ट. जितना तेज मूव करेंगे उतना ही तेज रेसिस्टेंस आएगा. ये स्पास्टिसिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है. क्लिनिकली दिस इंप्लाइज इंक्रीज्ड मसल टोन. मसल टोन जनरली हम लोग जानते ही हैं, हाइपरटोनिया, एटोनिया और हाइपोटोनिया. तो यहां पे क्या होता है? हाइपरटोनिया हो जाता है. इसलिए क्या बोलते हैं? क्लिनिकली दिस इंप्लाइज इंक्रीज्ड मसल टोन. अगला क्या है? इनहेंस्ड टेंडन रिफ्लेक्स. इसको बोलते हैं एक्सैजरेटेड टेंडन रिफ्लेक्स भी बोलते हैं. जब हम नी हैमर यूज करेंगे तो बहुत क्विक रिस्पॉन्स आएगा. अब यहां पे भी जो टेंडन रिफ्लेक्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, आगे आएगा. एक को बोलते हैं फेजिक और एक को बोलते हैं टोनिक. तो क्या हो गया? एक्सटेंडेड टेंडन रिफ्लेक्सेस. उसके बाद एक्सटेंडेड रिफ्लेक्स जोन्स एंड क्लोनस. क्लोनस क्या होता है? क्लोनस क्या होता है? इट इज एन इनवॉलेंट्री एंड रिदमिक मसल कॉन्ट्रैक्शन. जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो रिदमिक होता है और इनवॉलेंट्री होता है, कंट्रोल नहीं कर पाता है. और मेनली कहां पे पाया जाता है? इट मे बी फाउंड एट एंकल, पटेला, ट्राइसेप्स सूरे, रिस्ट, जॉ एंड बाइसेप्स ब्रैकियाई मसल के पास. तो ये सब मेन एरियाज हैं जहां पे कि ये क्लोनस फेल्ट किया जा सकता है. कॉजेज ऑफ स्पास्टिसिटी. स्पास्टिसिटी का कारण क्या है? मेन 3 कारण है. स्पास्टिसिटी अकर्स as a result of the damage of myelin and axonal fibers and as a result of deterioration of upper neuron stretch reflex. reflex arc होता है ना, उसमें भी अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसके कारण भी होता है. 3 major mechanisms that are connected to upper motor neuron lesion play role in the development of spasticity. These mechanisms are the changes of afferent input coming from the spinal motor neuron. पहले बताया कि आपका जो स्ट्रेच, जो रिफ्लेक्स मैकेनिज्म होता है, जो आर्क होता है, उसमें अगर कहीं दिक्कत हो तो उसके कारण तो जो एफरेंट इनपुट है वो प्रॉपर अगर नहीं आ रहा है तो उसके कारण होता है. दूसरा क्या है? द चेंजेस इन रिफ्लेक्स आर्क्स itself that affect
motor neurons, excitability and the changes of motor neurons internal features। तो ये 3 कारण जो है वो इसके हो सकते हैं, किसके? स्पास्टिसिटी के। सबसे पहला क्या था? रिफ्लेक्स आर्क में चेंज आना, दूसरा कोई जो स्टिमुलस जाता है उसमें चेंज आना, और तीसरा क्या बोलता है? मोटर न्यूरॉन के इंटरनल फीचर में। तो हम लोग तो रिफ्लेक्स आर्क में यही तो देखते हैं, सबसे पहले क्या होता है? रिस्पॉन्स होता है। रिस्पॉन्स क्या होता है? गैदर किया जाता है, देन एफरेंट के थ्रू भेजा जाता है, कहां पे? हायर सेंटर्स में, और फिर वहां पे इंटरप्रीट होकर के क्या होता है? नीचे उसका रिजल्ट आता है, जो कि मस्कुलर भी हो सकता है। तो अगर मसल पे आया, आई पे भी जा सकता है, अलग अलग जहां पे सेंटर पे। तो अगर मस्कुलर आया और रिस्पॉन्स प्रॉपर नहीं है तो उसका एक ये रिजल्ट स्पास्टिसिटी हो सकता है। ये बोलना चाह रहा। आगे क्या है? एपिडेमियोलॉजी। देयर आर वेरिड फिगर्स फॉर प्रिवेलेंस ऑफ स्पास्टिसिटी इन डिफरेंट कंडीशंस। दिस मे बी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेनी पेशेंट्स विद mild spasticity for whom little or no treatment is required for their condition। ये बहुत सारे केसेस में, मतलब मेजर केस में ये ही होता है कि जो स्पास्टिसिटी होता है उसमें या तो थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट चाहिए होता है या नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके सेटल हो जाता है। उसके अलावा कुछ स्टडीज क्या बोलते हैं, ये देखिए। एन अर्ली ब्रेन इंजरी स्टडी इन द यूके स्टिमेट्स दैट 16% and 18% of first time stroke sufferers and patients following traumatic brain injury respectively require spasticity treatment। मतलब 16% जो स्ट्रोक सफरर हैं और 18% जो कि ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के केस हैं। केवल इतने ही केसेस में जो है स्पास्टिसिटी का ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड हुआ। अगला क्या है? इन स्वीडिश स्टडी ये क्या बोल रहा है? द ऑब्जर्व प्रिवलेंस ऑफ एनी स्पास्टिसिटी 1 year आफ्टर फर्स्ट एवर स्ट्रोक। जनरली वो भी फर्स्ट स्ट्रोक का ही था, ये भी फर्स्ट स्ट्रोक की स्टडी है। 1 year आफ्टर फर्स्ट एवर स्ट्रोक वाज 17% एंड ऑफ डिसेबिलिटिंग स्पास्टिसिटी वाज 4%। तो जो स्पास्टिसिटी से डिसेबिलिटी डेवलप कर जाए वो केवल 4% था, और 17% ऐसा था जिसमें कि ट्रीटमेंट का रिक्वायरमेंट था। एंड अमेरिका ट्रीटमेंट का रिक्वायरमेंट मतलब अगर ज्यादा लेवल पे हो तो, कम लेवल पे भी अगर थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करके सही हो जाए तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। ये प्रोलॉन्ग का है, 1 साल के बाद की स्टडी है। एंड अमेरिकन स्टडी शोड अ प्रिवेलेंस ऑफ 35% अमंग एडल्ट्स लिविंग इन द डेवलपमेंट सेंटर। Among all ages, the estimated annual incidence of ischemic and hemorrhagic stroke is 183 per 1 lakh in the US। ये US की स्टडी है। तो ये अपना एपिडेमियोलॉजी के बारे में था। अब आगे पैथोफिजियोलॉजी। ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द पैथोफिजियोलॉजी इज ऑब्स्क्योर, है ना। इसमें क्या बोलता है ऑब्स्क्योर का मतलब? अननोन यूटियोलॉजी। न्यूरोलॉजिकल केसेस में ज्यादा हम लोग यही देखते हैं कि हम लोग क्या बोलते हैं, यही तो बोलते हैं कि टिप ऑफ द आइसबर्ग जानते हैं, बाकी तो सारा अंदर ही है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है? अननोन एटियोलॉजी। फाइंडिंग ऑन एग्जामिनेशन आर इनकंसिस्टेंट एंड ट्रीटमेंट इज नॉट ऑलवेज सक्सेसफुल। हेंस स्पास्टिसिटी इज मैनेज्ड एंड नॉट ट्रीटेड। ये आगे हमने बोला था स्टार्टिंग में ही कि स्पास्टिसिटी को क्या बोलते हैं? इसको हमको मैनेज करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना रिड्यूस कर सकते हैं, जितना उसको पेशेंट के बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं। कभी कभी किसी केसेस में क्या होता है, एम्बुलेशन के लिए या पेशेंट के सपोर्ट के लिए स्पास्टिसिटी बेनिफिशियल भी होता है। तो जब स्पास्टिसिटी किसी को डेवलप करता है तो ये भी चेक करना पड़ता है कि ये स्पास्टिसिटी उस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए कहीं बेनिफिशियल तो भी नहीं है ना। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, चूंकि ये अननोन एटियोलॉजी के होते हैं, फाइंडिंग भी इनकंसिस्टेंट होता है और ट्रीटमेंट जो भी है बराबर, मतलब ज्यादातर केसेस में क्या है, पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं होता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? इट कैन बी मैनेज्ड नॉट ट्रीटेड। अगला क्या है? अंडरस्टैंडिंग द फिजियोलॉजी ऑफ नॉर्मल मूवमेंट हेल्प द फिजिशियन इन अंडरस्टैंडिंग द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ स्पास्टिसिटी। जो नॉर्मल पैटर्न ऑफ मूवमेंट है
उससे चेक करते हैं कि जो उसका स्पास्टिसिटी के बाद जो चेंजेज आया वो किस तरीके का आया। उसमें बहुत सारे स्केल्स वगैरह जो आएंगे वो एक्चुअली इस पे भी बहुत सारे बेस्ड हैं। सिम्टम्स कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड मसल स्टिफनेस टू सीवियर पेनफुल एंड अनकंट्रोलेबल मसल स्पाज। बहुत माइनर सिम्टम्स भी होते हैं किसी किसी पेशेंट में, किसी किसी में कुछ रेंज में सिम्टम्स होते हैं, है ना। और किसी किसी में क्या होता है, 1 सेकंड के लिए जब हम मूवमेंट करते हैं तो 1 सेकंड के लिए फील होता है कि स्पास्टिसिटी बढ़ गई और उसके बाद फिर रिड्यूस कर जाता है, वो भी आता है, जर्क मूवमेंट टाइप का आता है। तो उस तरीके से होता है। तो ये मेन सिम्टम्स होता है। कुछ में सीवियर भी होते हैं, पेनफुल भी हो सकता है। इट इज एसोसिएटेड विद बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव कंपोनेंट्स ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन सिंड्रोम्स। अब पॉजिटिव कंपोनेंट्स क्या है, मसल जो एग्जैजरेटेड होता है उसको पॉजिटिव में लेते हैं, जहां पर डिमिनिश्ड होता है उसको निगेटिव में लेते हैं। इसका डेफिनेशन भी है, पॉजिटिव कंपोनेंट्स और निगेटिव कंपोनेंट्स क्यों बोलते हैं। मसल ओवर एक्टिविटी है ना, फ्लेक्सर है, एक्सटेंसर स्पाज, हाइपर रिफ्लेक्सिया, एथिटोसिस, स्पास्टिक डिस्टोनिया, क्लोनस एंड एक्सटेंसर प्लांटर रिस्पॉन्स, ये सब पॉजिटिव कंपोनेंट्स हैं। निगेटिव कंपोनेंट्स में क्या है, वीकनेस और पैरालिसिस, अर्ली हाइपोटोनिया, फैटीग और लॉस ऑफ डेक्सट्रिटी। लॉस ऑफ डेक्सट्रिटी क्या होता है, एंड इनएबिलिटी टू कोऑर्डिनेट मसल एक्टिविटी इन द परफॉर्मेंस ऑफ ए मोटर टास्क। कोई भी अगर मोटर टास्क बोल रहे हैं पेशेंट को परफॉर्म करने के लिए, फाइन मोटर मेनली, कि अगर पेन उठा के यहां से रख दीजिए तो उस पेन को होल्ड कर करके पर्टिकुलर जगह में रखने के लिए अगर जो उसको प्रॉब्लम होती है, दैट इज कॉल्ड लॉस ऑफ डेक्सट्रिटी। जो परफॉर्मेंस है प्रॉपर वो नहीं कर पाता है। ये निगेटिव आउटकम्स और पॉजिटिव आउटकम्स जनरली क्या है, हम लोग पहले क्या देखते थे कि सारे सिम्टम्स में ही देखते थे। अब जैसे सिजोफ्रेनिया वगैरह भी होता है, उसमें भी अब जितने भी सिम्टम्स होते हैं उसको पॉजिटिव आउटकम्स और निगेटिव आउटकम्स में फॉर स्टडी के लिए वो अलग अलग कर देते हैं। उसके बाद क्या है, स्पास्टिसिटी मेजरमेंट मेथड्स। अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं। एक ब्रीफ हो गया, स्पास्टिसिटी क्या होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, है ना, और कितने लोगों को ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, कितने लोगों को ऐसे ही ठीक हो जाते हैं, या अगर माइनर लेवल पे उनको बचा भी हो तो उसी के साथ वो लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं। अपना डेली एक्टिविटीज, जो रूटीन एक्टिविटीज है या वोकेशनल एक्टिविटीज है, उसी के साथ वो परफॉर्म करते हैं। ये सब मेजरमेंट स्केल्स के बारे में हम यहां देखेंगे। स्पास्टिसिटी मेजरमेंट मेथड्स। Although spasticity is a well-known disorder, the measurement and evaluation processes are still problematic. स्टार्टिंग से ही हम लोग जान रहे हैं कि स्पास्टिसिटी लगभग हर जगह, हर क्षेत्र में होता है। जिसको भी अपर मोटर न्यूरल लीजन हुआ, ज्यादा चांसेस का स्पास्टिसिटी डेवलप करेगा ही करेगा। लेकिन स्टिल इवेल्युएशन प्रोसेसेस आर प्रॉब्लमैटिक। मेनी मेथड्स, ये जो है ये रेफरेंसेस का है 4 नंबर। Many methods for spasticity measurement have been developed. They can be separated into 2 groups as the clinical evaluation method and quantitative evaluation methods. 2 ग्रुप में डिवाइड करेंगे मेनली। सबसे पहला किसमें, क्लिनिकल इवेल्युएशन मेथड में, और दूसरा क्वांटिटेटिव इवेल्युएशन मेथड में। क्लिनिकल इवेल्युएशन मेथड में क्या करेंगे, The clinical evaluation of spasticity begins with the detailed history and physical examination. पेशेंट आया अपने क्लिनिक में या जो भी क्लिनिशियन है उसके पास गया, तो स्टार्ट कैसे करेंगे, डिटेल्ड हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन से। In this phase the duration, frequency and severity of the spasticity, the quality of sleep, the drugs taken, additional diseases, which muscle groups are affected, are also assessed. If the spasticity is useful or harmful for the patient, facilitating factors and whether there is a pain or not are investigated.
तो ये सारी चीजें जो आपको बताई हमने कि क्यों कौन कौन सा ड्रग ले रहा है, स्पास्टिसिटी पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो ये सारी चीजें किसके द्वारा ले लेते हैं, पेशेंट के हिस्ट्री से ले लेते हैं। और स्पास्टिसिटी पॉजिटिव है कि निगेटिव है ये तो क्लिनिशियन को असेस करना पड़ेगा, वो तो पेशेंट नहीं बता पाएगा। अगला क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या है, इन दिस फेज द एग्जिस्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लेक्सर और एक्सटेंसर स्पार्स are investigated and recorded. The posture analysis is made. इसमें सबसे पहले क्या देखते हैं कि एग्जिस्टेंस किधर है, फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्लेक्सर में, एक्सटेंसर में, ये भी चेक करते हैं। लेटर बाद में क्या देखते हैं, मसल टोन एंड टेंडन रिफ्लेक्सेस आर एग्जामिन्ड। मतलब मसल टोन और टेंडन रिफ्लेक्स को भी इसी में देखने के इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन में ही देखेंगे। Muscle tone is evaluated when the patient is comfortable and relaxed in supine position for both lower extremity and in upper extremities separately. Upper extremities का लेंगे, lower extremities का लेंगे, और कब लेंगे, जब पेशेंट जो है सुपाइन लाइंग में हो और कंफर्टेबल। क्लोनस ट्रिपल फ्लेक्शन रिफ्लेक्स, सोल स्किन रिफ्लेक्स and other pathological reflexes, passive and active joint range of motion, voluntary muscle strength, contractures and functional loss are analyzed. इसके साथ साथ ये सारी चीजों का भी हम लोग चेक करते हैं। If an increase in spasticity is observed, it should be considered that there may be additional प्रॉब्लम। अगर स्पास्टिसिटी बढ़ती है तो कोई एडिशनल प्रॉब्लम भी हो सकता है। दूसरा क्या है, क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन। वो क्लिनिकल था, अब ये क्या है, क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन। द क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन मेथड ऑफ स्पास्टिसिटी आर सिग्निफिकेंट फॉर बोथ द ट्रीटमेंट प्लान एंड फॉर द मेजरमेंट ऑफ रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट। जो हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं उससे पेशेंट कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है उसको चेक करने के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। However, this method is quite difficult and it has a tendency to depend on the persons making the measurement. मतलब जो क्लिनिकल इवेल्युएटर है वो पर्सन टू इवेल्युएशन जो है पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ये इसका एक ड्रॉबैक बोल सकते हैं। Beside the fact that spasticity may differ from day to day and even within the same day. Same day makes the measurement harder. ये क्या बोल रहा है, सेम डे घंटे घंटे भी स्पास्टिसिटी चेंज होता है। अगर पेशेंट एप्रीहेंड है, अगर उसको गिरने का डर है या कोई किसी तरीके का वो टेंशन में भी है, तो उस केस में भी स्पास्टिसिटी का जो है वो चेंज ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो इस कारण क्या है, इसका मेजरमेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन इसको ओवरकम किया जा सकता है। ओवरकम क्या है, अगर कोई ट्रेंड है और लंबे समय से कर रहा है, अगर उसको एक्सपीरियंस है, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है उसको बहुत हद तक, पूरे तरीके तो नहीं लेकिन बहुत हद तक ओवरकम किया जा सकता है। अब आइए स्पास्टिसिटी मेजरमेंट मेथड्स में कौन कौन से आते हैं। सबसे पहला है क्लिनिकल स्केल्स। ब्रॉडली दो भाग में बांटे, दो भाग में बांटने के बाद ये सारे स्केल्स लगते हैं। क्लिनिकल स्केल्स, ये जो क्वांटिटेटिव वाले हैं उसी में आएंगे ये सब, क्योंकि जो फिजिकल एग्जामिनेशन और क्लिनिकल एग्जामिनेशन क्या हो तो डायरेक्ट क्लिनिशियन कर लेगा। अब ये सारे स्केल्स जो लगेंगे वो क्वांटिटेटिव मेथड्स वाले हैं। सबसे पहला है क्लिनिकल स्केल्स, दूसरा है बायोमैकेनिकल मेथड्स। इसमें पहला है पेंडुलम टेस्ट और दूसरा है आइसोकाइनेटिक डायनेमोमीटर्स। तीसरा जो टेस्ट कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, न्यूरोफिजियोलॉजिकल इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल मेथड्स। इसमें एच रिस्पॉन्स, एच बाई एम रेशियो, एफ रिस्पॉन्स, एफ बाई एम रेशियो, और अदर कोई स्टडीज अगर है तो उसका है अदर रिफ्लेक्स स्टडीज। उसके बाद है वॉकिंग एनालिसिस मेथड्स। वॉकिंग एनालिसिस मेथड्स में डायनेमिक ईएमजी, काइनेमेटिक एंड काइनेटिक रजिस्ट्रेशन,
और पांचवा जो है वो न्यू मेथड्स जो है वो कौन कौन सा है? इलास्टोग्राफी, मायोटोनोमेट्री। अब एक एक कर करके हम लोग इसको देखेंगे। सबसे पहला स्टार्ट करते हैं क्लिनिकल स्केल्स। सबसे ज्यादा जो यूज होता है और रिसर्च पर्पसेस के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? क्लिनिकल स्केल्स। क्या बोला? A large number of clinical scales are used to evaluate spasticity or the related situations. Frequently used scales are, ये सारे स्केल्स हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं। अस्वर्थ स्केल, मॉडिफाइड अस्वर्थ स्केल, पेन स्पान फ्रीक्वेंसी स्केल, स्पान सेवियरिटी स्केल, हाइजीन स्केल, इवेल्युएशन ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस स्केल, क्लोनस स्कोर, प्लांटार स्टिमुलेशन रिस्पॉन्स स्केल, फ्यूगल मेयर स्केल, डिसेबिलिटी असेसमेंट स्केल, टोन असेसमेंट स्केल, टार्ड्यू और मॉडिफाइड टार्ड्यू स्केल, बार्थेल इंडेक्स हम लोगों ने उस समय देखा था जब हम लोग एडीएल आइडियल पढ़ रहे थे ना, एडीएल में बार्थेल इंडेक्स। तो ये एक्चुअली क्या है कि स्पास्टिसिटी के कारण क्या हो सकता है? स्पास्टिसिटी के कारण जो उसका एडीएल और आइडियल है वो भी तो इफेक्ट हो सकता है। तो इसलिए बार्थेल इंडेक्स लगाते हैं और फंक्शनल इंडिपेंडेंस स्केल लगा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग आइडियल वाला वो भी लगा सकते हैं, लॉरेंस भी लगा सकते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस स्पास्टिसिटी स्केल M/SSS8। ये स्पास्टिसिटी बहुत ज्यादा कॉमन जो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में होता है और एजेड पेशेंट में होता है, यूएस वगैरह में बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए वहां पे इन लोगों ने ये सब डेवलप किया और ये सारा स्केल बहुत कॉमनली मल्टीपल स्क्लेरोसिस में लगाए जाते हैं। और ये बाकी के भी जो स्केल बताएं वो सब मल्टीपल स्क्लेरोसिस में लगाए जाते हैं। और मोस्टली जो स्टडी अभी तक की गई है वो एक दूसरे से जब जैसे अस्वर्थ स्केल या मॉडिफाइड अस्वर्थ स्केल का करते हैं तो कंपैरिजन, तो वो स्टडी भी ज्यादातर एमएस के पेशेंट पे की गई है, या कंपैरिजन बिटवीन द अस्वर्थ स्केल करते हैं और ट्रेडू स्केल कर रहे हैं। तो इन सब के बीच में जो इंट्रा कंपैरिजन भी है वो ज्यादातर एमएस के स्केल में, एमएस पे ही किया गया है। तो स्टडी आगे है, हम बताएंगे आप लोग को। इसमें जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड स्केल है वो आज के डेट में मॉडिफाइड अस्वर्थ स्केल यूज करते हैं, पहले अस्वर्थ यूज करते थे। इसके अलावा ये पेन स्पान फ्रीक्वेंसी स्केल भी यूज होता है और आपका फ्यूगल मेयर स्केल भी यूज करते हैं। और कुछ कुछ कंडीशन में ये जो मॉडिफाइड टार्डियो स्केल है ये भी यूज होता है, ये भी बहुत कॉमनली यूज है और बहुत अच्छा स्केल है। और कुछ कंडीशन में इसका जो रिजल्ट है वो मॉडिफाइड एएस स्केल जो है उससे बेटर है। आगे एक एक करके हम लोग देखते हैं। अब क्या है? द स्वर्थ एंड मॉडिफाइड स्वर्थ स्केल। The most frequently used clinical methods for estimation of spasticity are the Ashworth scale and the modified Ashworth। सबसे ज्यादा spasticity में अगर कोई स्केल यूज होता है तो यही दोनों यूज होते हैं। ये Ashworth स्केल है और इसकी ग्रेडिंग है। Ashworth स्केल में if there is no increase in tone the grade will be 0, slight increase in tone giving a catch when the limb was moved in flexion or extension। जब मूव करते तो बीच में एक जगह कहीं पे कैच आया तो उसको 1 ग्रेड देंगे। उसके बाद more marked increase in tone but limb easily flexed, अगर limb easily मूव कर रहा है, फ्लेक्शन में जा रहा है लेकिन टोन इंक्रीज है तो ग्रेड 2 देंगे। उसके बाद क्या है? कंसिडरेबल इंक्रीज इन टोन, पैसिव मूवमेंट इज डिफिकल्ट अगर है तो ग्रेड 3 देंगे। और लिम्ब रिजिड इन फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, बिल्कुल नहीं कर पा रहे, बहुत दिक्कत हो रही है ना, तो उसको ग्रेड 4 देंगे। अब इधर का ये जो है, ये जो 2 3 4 5 देख रहे हैं ये क्या है? इसका मॉडिफाइड अस्वर्थ स्केल की ग्रेडिंग है। इसमें बीच में एक इन्होंने बढ़ा दिया है
नो इंक्रीज इन मसल टोन, 0, जो उधर था वो इधर है। अस्वर्थ स्केल मॉडिफाइड अस्वर्थ स्केल में सेम है। स्लाइट इंक्रीज इन मसल टोन मैनिफेस्टेड बाय ए कैच एंड रिलीज और बाय मिनिमल रेसिस्टेंस एट द end range of motion when the affected part is moved in flexion or extension। तो इसको ग्रेड 1 देंगे। अब ये कहीं कहीं पे 2 दिखता है, लेकिन ज्यादातर इसको 1+ ही बोलते हैं, समझ रहे? तो 1+, स्लाइड इंक्रीज इन मसल टोन मैनिफेस्टेड बाय ए कैच फॉलोड बाय मिनिमल रेसिस्टेंस थ्रू द रिमाइंडर ऑफ द ROM, more marked increase in the muscle tone through most of the ROM but the affected part is easily moved, grade 3 हो जाएगा। considerable increase in muscle tone, passive movement is difficult, grade 4, and affected part rigid in flexion or extension, तो grade 5। इसमें कुछ स्केल जो है वो 4 तक भी जाते हैं। 4 तक ऐसे जाते हैं कि जो 2 यहां पे लिखा हुआ है ना, ये 2 नहीं पकड़ते हैं। ये कैसे पकड़ेंगे? 0, 1, 1+, 2, 3 and 4, ठीक है? तो ये 2 नहीं पकड़ते हैं, इसको जनरली 2 नहीं ही पकड़ते हैं, लेकिन ये भी यूज में है, इसलिए हमने यहां मेंशन कर दिया कि कुछ लोग ऐसे यूज करते हैं। जनरली 1, 0, 1, 1+, 2, 3 और 4 एक बीच में ऐड कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग 0, 1, 2, 3, 4, 5 भी यूज करते हैं। जो 1+ है उसको 2 ले लेते हैं। अब इसमें क्या है, अब ये दोनों स्केल के बारे में आगे देखते हैं, इनकी रिलायबिलिटी क्या है, एडवांटेज क्या है। द AS इज सिंपल, अभी हम लोगों ने देखा कितना आसान है लगाना। द AS इज सिंपल, requires no instrumentation and is easy and quick to carry out and has been used in a number of studies। मतलब रिलायबिलिटी भी अच्छी है इसकी, आसानी से यूज कर सकते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए। कैरी क्या करना है, कैरी तो एक पेपर ही करना है, या अगर दिमाग में याद है तो किसी पेपर पे हम लोग बना सकते हैं। इसके अंदर इन दोनों के बीच में भी स्टडी किया गया है। ये इन्होंने स्टडी किया है, बोहानन एंड स्मिथ ने, फाउंड दैट मेनी ऑफ पेशेंट्स डिमॉन्स्ट्रेटेड लेवल्स ऑफ स्पास्टिसिटी टुवर्ड्स द लोअर एंड ऑफ द स्केल एंड इंक्लूडेड एन एक्स्ट्रा कैटेगरी 1+ टू रेंडर द स्केल मोर डिस्क्रीट, ज्यादा क्लियर करने के लिए, जो वो हम लोगों ने मॉडिफाइड किया वही। एट द सेम टाइम दे मॉडिफाइड द डेफिनेशंस स्लाइटली। द इंटर रिलायबिलिटी ऑफ 2 tests AS and MS, Ashworth scale and modified Ashworth scale has been tested in several studies. In addition, 4 studies has been evaluated the intra-rater reliability of modified Ashworth scale। ये ऊपर के 4 है ना, 1, 2, 3 और 4 स्टडी जो है आपका इंटर-रेटर रिलायबिलिटी का है, और ये इन तीनों ने 1, 2 और इन तीनों ने इंट्रा-रेटर रिलायबिलिटी की स्टडी करी है। उसमें अलग अलग पॉपुलेशन पे किया गया है, जैसे बोहानन एंड स्मिथ ने किया है सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स में, क्लोज हेड इंजरी और मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। तो इसमें क्या दिखा है, द ग्रेड इज T वैल्यू कितना है, 0.85 है। उसी तरीके से आगे की स्टडी है, इन्होंने हेमिप्लीजिया पे किया है, इन्होंने मल्टीपल स्क्लेरोसिस पे केस पे किया है, और इन्होंने स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। तो ये सब इनकी रिलायबिलिटी है, जो कि दिखाता है कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है। अब इन्होंने क्या फाउंड किया, they found that intra as well as the inter-rater reliability for the MS, अलग अलग केसेस में किसी में MS अच्छा है और किसी में AS अच्छा है। For the MS is good to very good for elbow, wrist and knee, but less satisfactory over the ankle. The MS will need to be treated as a nominal level measure of resistance to passive movement until the ambiguity between the
1 and 1 plus grade is resolved. जब तक क्लियर नहीं हो तब तक नहीं यूज करते हैं। अगला क्या है? स्पान फ्रीक्वेंसी स्केल। स्पान फ्रीक्वेंसी स्केल, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कौन है? पेन स्पान फ्रीक्वेंसी स्केल। The original Penn span frequency scale was created to follow the effect of intrathecal baclofen in 20 patients with spasticity caused by multiple sclerosis and SCL, spinal cord lesion. For this purpose, the scale was sufficiently sensitive, whereas it may be less optimal for the purposes, in particular when the treatment effect influences score 3 and 4. Various clinical examination scores, including the Penn span frequency scales, AS, standard scale for tendon taps, clonus and plantar stimulation correlated poorly with each other, suggesting that they each assess different aspects of the spastic सिंड्रोम। ये सब सारे पे अलग अलग स्टडी करेंगे, इसमें देखा गया अलग अलग केसेस में अलग अलग जो है वो रिजल्ट आ रहा है। until now no any reliability studies available for this पेन। अब इसमें दो बताया था हमने, पेन स्पान फ्रीक्वेंसी स्केल एंड स्पान फ्रीक्वेंसी स्कोर। इन दोनों का ये कंपैरिजन है ना? ये किस तरीके का कंडीशन होगा तो क्या ग्रेडिंग देंगे। सबसे पहला है नो स्पान, इसमें 0 देते हैं पेन वाले में, पेन स्पान फ्रीक्वेंसी स्केल में, और स्पान फ्रीक्वेंसी स्केल में भी नो स्पान में 0 दिए। माइल्ड स्पान टू स्टिमुलेशन में यहां पे 1 दिए, यहां पे अलग तरीके से 1 और फ्यूअर स्पान पर डे। यहां पे क्या बोल रहा है? irregular strong spasms less than 1 time per hour। यहां पे क्या बोला? between 1 and 5 spasms per day। spasms more often than 1 time per hour। यहां पे क्या बोल रहा है? 5 to less than 10, मतलब 5 से लेके 10 के बीच में। और spasm more than 10 times per hour है तो 4 ग्रेड देंगे। यहां पे भी वही है, 10 और मोर स्पान्स पर डे और कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन अगर हो तो। अब है टार्डियो स्केल एंड मॉडिफाइड टार्डियो स्केल। क्या बोल रहे हैं? वन ऑफ द स्केल्स दैट इवेल्युएट स्पास्टिसिटी विद द पैसिव मोशन इज Tardieu scale. Passive stage is performed in the same lower or higher speed of the fall of the extremity segments with the gravity। मतलब ये बोल रहा है कि जो वेलोसिटी रखना है, जो मूवमेंट की वेलोसिटी रखना है पैसिव मूवमेंट की, वो सेम पे रखना है या कम रखना है या ज्यादा रखना है। जब स्केल देखेंगे उसमें स्पीड का लिखा होगा। मॉडिफाइड टार्डियो स्केल हैज बीन डेवलप्ड बाय एडिंग टू टार्डियो स्केल द एक्सट्रीमिटीज इवैल्यूएशन पोजीशंस एंड द एंगल ऑफ स्पास्टिसिटी। ये दोनों जोड़ने के बाद इनको क्या किया गया है? आगे डेवलप किया गया है। अब इसमें क्या है कि कुछ स्टडी है, हम पहले स्केल के बारे में देख लेते हैं। मॉडिफाइड टार्डियो स्केल, ये जो स्पीड आपको बताया ना, स्ट्रेचिंग स्पीड V1, V2 और V3, ये बोलते हैं एज स्लो एज पॉसिबल, स्लोअर देन दैट द नेचुरल ड्रॉप ऑफ द एक्सट्रीमिटी सेगमेंट ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सट्रीमिटी सेगमेंट एट द नेचुरल डीएक्सेलरेशन रेट और एज फास्ट एज पॉसिबल। और ये इसका क्या है? ये ग्रेडिंग है। 0 क्या है? नो रेसिस्टेंस ड्यूरिंग पैसिव मोशन, तो क्या देंगे? 0 ग्रेड देंगे। मिनिमल रेसिस्टेंस ड्यूरिंग पैसिव मोशन, नो सेंस ऑफ कैचिंग एट ए सर्टेन एंगल, पूरा मूव कर देंगे। यही इसमें मॉडिफाई कर दिया है, जो ये सब ऐड किया ना कैचिंग एंगल। तो क्या करते हैं? अगर कोई रेसिस्टेंस नहीं है
थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन, लेकिन सॉरी क्या बोला, मिनिमल रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस जो है वो मिनिमल है थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन, तो क्या देंगे 1। उसके बाद फीलिंग ऑफ कैचिंग एट सर्टेन एंगल, तो 2 देंगे। उसके बाद वीकनिंग क्लोनस है, तो मतलब तेज आया फिर धीरे धीरे स्लो हो गया, तो 3 देंगे। स्ट्रॉन्ग क्लोनस है तो 4 देंगे, और 5 कब देंगे, द जॉइंट कैन नॉट बी मूव्ड। और ये सारे वेलोसिटी के बारे में है। अब इसके देखने के पहले इसमें कुछ स्टडीज है, वो हम आपको बताते हैं। नुमेंगलू कंपेयर्ड modified Ashworth scale and modified Tardieu scale in a spasticity measurement in children with cerebral palsy and stated that MTS and MTS is more reliable method of measurement। मतलब अगर CP का चाइल्ड है, CP चाइल्ड है, तो उसमें हम लोगों को MAS ना लगा करके MTS लगाना चाहिए। आगे फिर इन्होंने स्टडी किया, इन स्टडी इन विच MTS एंड MAS आर कंपेयर्ड ऑन पेशेंट्स विथ ब्रेन इंजरी एंड impaired consciousness because of various reasons. MTS has been found as most reliable method among both measurement and implementers। मतलब अगर ब्रेन इंजरी का केस है तो वहां पे भी अपने क्या लगाना चाहिए, MTS लगाना चाहिए MS की जगह पे। तो ये तो आगे स्टडी का भी मैटर है भाई, इस पे भी रिसर्च किया जा सकता है, क्या कर सकते हैं। रिसेंटली एंड अनदर स्टडी कंडक्टेड ऑन पेशेंट्स विथ स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, it is reported that MAS is sufficient for the evaluation of lower extremities. MTS reliability among the evaluators and repeatability is excellent, and it can be used as a supplementary tool when the treatment decision is taken। मतलब इसको भी MTS को भी यूज कर सकते हैं एज ए सप्लीमेंट्री टूल। लेकिन लोअर एक्सट्रीमिटी का बताया ना कि लोअर एक्सट्रीमिटी का अगर यूज करना है तो हमको क्या यूज करना चाहिए, MAS यूज करना चाहिए, है ना। तो अलग अलग स्टडी बता रही है, तो इसके हिसाब से देखा जाना चाहिए कि भाई CP है और अगर ब्रेन इंजरी है तो उसमें क्या करेंगे, MTS लगाएंगे, लोअर एक्सट्रीमिटी का है तो MAS लगाएंगे। इस तरीके की कुछ स्टडी है तो मुझे बता दें आपको। अगला है Fugel-Meyer scale। Fugel-Meyer scale is a scale in which spasticity is evaluated with many parameters like the sense of touch and pain। ये भी बहुत अच्छा स्केल है, हम लोग जनरली यूज नहीं करते हैं। Like the sense of touch and pain and the joint position sense of the hand, wrist and body posture। ये स्केल है, लेकिन इसमें भी कुछ अच्छा चलिए पहले स्केल के बारे में बता देते हैं। ये है ग्रेड 1, 2, 3, 4, 5 में जाता है ना। इसके अलावा ये सब रिस्ट का फंक्शंस वगैरह भी इसमें चेक करते हैं। मसल स्ट्रेचिंग रिफ्लेक्सेस कैन बी ऑब्टेन्ड, तो 1 देंगे। वॉलंटरी मूवमेंट इज डन विद डायनामिक फ्लेक्सर या एलिवेटर सिनर्जी, 2 देंगे। वॉलंटरी मूवमेंट इज मेड बाय कंपेयरिंग डायनामिक फ्लेक्सर या एलिवेटर सिनर्जी, 3। There is little or no need for synergy to make voluntary movements, 4। normal muscle stretching reflex, तो 5। अब इसमें कुछ स्टडी वो बताते हैं, उसके बाद उस पे अगले पे आएंगे, है ना। Its reliability among the evaluator is very high। ये बहुत हाई रिलायबल है। In patients with a strong correlation between the reduction in motor function and the severity of a spastic tonus was demonstrated. AS with most scales, its use in patients with mild motor impairment is limited by ceiling effect. Gladstone has stated that it is more reliable to use the FMS या Fugel-Meyer scale
as an engine scale because parts of the FMS outside the motor scale may distract the FMS being the objective। तो इंजन स्केल के तरीके से यूज कर सकते हैं इसको। और जो दूसरे स्केल्स हैं, इसके बाद हम लोग तो इस पे आ जाएंगे बायोमैकेनिकल इवैल्यूएशन। उसके अलावा दूसरे स्केल जो है अपने वो भी यूज कर सकते हैं। एक क्या बताया था, M/SSS है ना, और भी स्केल है पेशेंट रिपोर्टेड इंपैक्ट ऑफ स्पास्टिसिटी मेजर, इसको बोलते हैं PRISM। उसके बाद है मल्टीपल स्क्लेरोसिस इंपैक्ट स्केल 29, इसको बोलते हैं MSIS-29। और भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस का है MSW-12, ये है मल्टीपल स्क्लेरोसिस वॉकिंग स्केल 12 है ना। वॉकिंग स्केल हिना को ज्यादा मालूम होगा वॉकिंग स्केल आता है तो हिना खुश हो जाती है। अब क्या बोलता है, M/SSS इज ए स्केल दैट इवेलुएट्स not only the spasticity but also the daily life activities and the social functions with 88 items in 8 different categories. However, it takes a long time and this affects the patient's attention and compliance in a negative way। ये जैसे पहले क्लास में इसने पूछा था ना, कौन सा स्केल था 36 वाला, हाँ SF-36, वही टाइम के कारण दिक्कत होती है, एक बड़ा ड्रॉबैक है। अगला दूसरा एक बताया आपको प्रिज्म है ना, पेशेंट रिपोर्टेड इंपैक्ट ऑफ स्पास्टिसिटी मेजर। प्रिज्म इज अ रिलायबल स्केल विथ 44 आइटम्स। इट इज यूज्ड टू मेजर द इंपैक्ट ऑफ स्पास्टिसिटी ऑन लाइफ क्वालिटी ऑफ पेशेंट्स with a spinal cord injuries। स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज में इसको यूज करते हैं। अदर जो फंक्शनल स्केल्स हैं वो है, क्या बोल रहा है, अदर स्केल्स दैट कैन बी यूज्ड इज बार्थेल्स इंडेक्स, फंक्शनल इंडिपेंडेंस स्केल is why it is useful, it is useful for clinical and treatment observation। However, for a better evaluation, functional scales and the scales that evaluate the spasticity and strength should be combined। मतलब बेटर रिजल्ट के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, फंक्शनल स्केल भी लगाना चाहिए और स्पास्टिसिटी और स्ट्रेंथ को अगर कोई डिनोट करे तो वो सारे स्केल को एक साथ कंबाइन करके अगर लगाते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो अच्छा आता है। तो ये अपने जितने भी स्केल हो गए ये सारे क्लिनिकल स्केल्स हो गए ना, बहुत तरीके के। अब हम लोग अगला देखेंगे क्या, बायोमैकेनिकल इवैल्यूएशन। बायोमैकेनिकल मेजरमेंट्स गिव अ कंट्रोल्ड वार्निंग टू द पेशेंट एंड मेजर मैकेनिकल रिस्पॉन्स टू मोशन यूजिंग टॉर्क, पोजीशन सेंसर्स एंड इलेक्ट्रोमायोग्राफी EMG। अब इसमें दो है, एक है सबसे पहला आइसोकाइनेटिक डायनमोमीटर। अब ये सारे क्या है कि मैकेनाइज्ड वे में यूज करना पड़ेगा, इसके लिए अपने लोगों को मशीन चाहिए। जैसे आइसोकाइनेटिक डायनमोमीटर हैंड हेल्ड में कर सकते हैं, इसको हैंड हेल्ड में मुश्किल है तो हैंड हेल्ड में नहीं करेंगे तो इसका मतलब आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजर लाना पड़ेगा अपने लोगों को। तो आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजर आज के डेट में हमारे समझ से अगर अच्छा लेंगे 50-60 लाख रुपए का कॉस्ट करेगा, लेकिन इसकी रिलायबिलिटी बहुत अच्छी है। तो आइसोकाइनेटिक डायनामोमीटर हैव frequently been used for assessment and evaluation of spasticity। Advantage is that they make a standardization of the applied stretch velocity। भाई आइसोकाइनेटिक मूवमेंट का मतलब ही यही होता है ना, आइसो मतलब सेम, काइनेटिक मतलब एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी इसमें सेम रखते हैं, तो उसी के हिसाब से अप्लाइड स्ट्रेच वेलोसिटी एंड एम्पलीट्यूड पॉसिबल एंड thereby are able to quantify the velocity dependent resistance in the muscle to passive movement। जो मूवमेंट करेंगे, क्योंकि स्पास्टिसिटी का हम लोगों ने स्टार्ट में किया था कि वेलोसिटी डिपेंडेंट होता था, हर एंगल पे जो स्पास्टिसिटी का है वो मेजरमेंट हम इसके द्वारा कर सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है।
The reliability and validity of isokinetic dynamometers, Kincombs and Sardexka, has been examined in several studies, from which it can be concluded that resistive force values are highly reproducible for low as well as high angle velocities. लो पे भी कर सकते हैं और हाई एंगल पे भी कर सकते हैं. And is able bodied as well as in individuals with cerebral palsy and spinal cord lesions. दोनों केसेस में इसको यूज कर सकते हैं. ये वही इंटररेटर रिलायबिलिटी और इंटररेटर रिलायबिलिटी जो है वो चेक कुछ स्टडी की गई है, उसी के बारे में ये है कि कौन कितना, जो भी आपको बताया ना किनकॉम्स का, उसी के स्टडी के बारे में है, कौन किस कंडीशन में किस तरीके से इफेक्टिव है और क्या उसका यूजेज है. हेमीप्लीजिया पे किया हुआ, स्पाइनल कॉर्ड लीजन पे किया गया और 20% एचसीएल पे स्पाइनल कॉर्ड लीजन्स का है ना. अगला है पेंडुलम टेस्ट. ये बहुत ही आसान टेस्ट है, अभी आपको एक्सप्लेन कर ही रहे हैं. द पेंडुलम टेस्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय वार्टेनबर्ग in 1951. In its most simple form, the patient is seated or lying with the lower leg hanging over the end of the couch. पेशेंट को लिटाना है और जो लोअर लिम्ब होगा वो नी से नीचे हैंग कर देंगे उसका. The examiner then extends the leg to the horizontal position while the patient is told to relax. पेशेंट को लिटा देंगे, पैर ऊपर करेंगे, उसके बाद बोलेंगे, हाथ छोड़ करके बोलेंगे ढीले से इसको नीचे फॉल होने दो. पेंडुलम वही था, पेंडुलम टेस्ट देखने के लिए. द लेग इज देन रिलीज्ड एंड अलाउड टू स्विंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी. विद द यूज ऑफ इलेक्ट्रोगोनियोमीटर्स द स्विंग ऑफ द लेग अबाउट द जॉइंट में बी इवेल्युएटेड. गोनियोमीटर लगा करके जो स्विंग है उसका चेक करेंगे. इन इंडिविजुअल्स विथ स्पास्टिसिटी अ रिडक्शन ऑफ द स्विंग इज जनरली प्रेजेंट. अब इसमें क्या है, इसको कंपेयर करने के लिए अगर दोनों लेग में है तब तो दिक्कत है. अगर किसी को एक लेग में स्पास्टिसिटी है और दूसरे में नहीं है तो पहले जो नॉर्मल लेग है उसका स्विंग चेक कर लेंगे और उसके हिसाब से कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन दोनों में है तो दिक्कत होती है उसमें. द एडवांटेज ऑफ पेंडुलम टेस्ट इज इट्स सिंप्लिसिटी. केवल क्या करना है, हैंगी तो करना है उठा करके. एंड द मोर रिफाइंड क्वांटिफिकेशन ऑफ द सेवेरिटी ऑफ स्पास्टिसिटी दैट इज ऑब्टेन्ड कंपेयर्ड टू द ऑसवर्थ स्केल. हाउएवर it also has several drawbacks. First क्या है, it depends crucially on how the person is seated and the ability of the person to relax fully. ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि पूरा. अब हम बोल भी रहे हैं, अगर पेशेंट आया डॉक्टर के पास और वो एप्रीहेंड है, अगर शुरू में उसको दिक्कत हो रही है तो पूरी तरीके से रिलैक्स ही नहीं करेगा. अगर रिलैक्स पूरे तरीके से नहीं करेगा तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि जो रिजल्ट है वो पुअर आएगा, सही आएगा नहीं है या मिसलीडिंग हो जाएगा. फर्दरमोर इट में ओनली be used to evaluate a spasticity in the knee muscles and it seems not to give any useful information in severe spasticity. भाई अगर severe spasticity है तो हैंग ही नहीं करेगा, है ना, हैंग ही नहीं करेगा, पेंडुलम की तरफ घूमेगा नहीं तो पता कैसे चलेगा. अब बेड पे लिटाना है तो केवल नी के लिए ही तो कर पाएंगे. फाइनली इट इज नॉट पॉसिबल विथ द टेस्ट टू dissociate increased resistance in the muscle due to viscoelastic changes from the velocity dependent resistance due to spasticity. ये जो viscoelastic dependence जो होता है ये उसमें भी होता है, क्या होता है, जॉइंट लेवल पे भी होता है, क्योंकि जो अपना साइनोवियल फ्लूइड है उसकी भी जो वो होती है टेंडेंसी, वो भी विस्कोइलास्टिक प्रॉपर्टी होती है उसकी जितना. अगला क्या बोल रहा है, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ दीज ड्रॉबैक्स द टेस्ट हैज नॉट ऑब्टेन्ड एनी वाइडर यूज. अब जिसका केवल लोअर लिम्ब में करना है, नी में ही करना है, उसी में तो लगा सकते हो, दूसरे जगह लगा ही नहीं सकते हो.
तो इसलिए दिक्कत है। हाथ का भी यूज कर सकते हैं साइड करके, लेकिन मालूम नहीं कितना इफेक्टिव है। अगला क्या है? इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल इवैल्यूएशन या मेथड। फ्यूगलमैन तो हो गया था ना। It has been considered in a number of studies whether measurement of the evoked electrical activity from the muscles EMG may be used to evaluate spasticity either alone or in combination with the biomechanical measurements. This approach seems logical given that the mechanical response of the muscle to some extent may be proportional to the electrical signal. अब इसके लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस में जाने से पहले हम लोग देख लेते हैं सारे रिस्पॉन्स जो अपने लोग एच रिफ्लेक्स, एम रिफ्लेक्स बोले थे ना, एम रिस्पॉन्स, ये सब होते क्या है। सबसे पहला है एच रिफ्लेक्स। एच रिफ्लेक्स को क्या बोलते हैं? हॉफमैन रिफ्लेक्स। It is the most commonly used electrophysiological method in evaluating spasticity. The H reflex indicates the level of excitability of the alpha motor neuron pool directly associated with the spinal column. As the stimulation intensity increases, the H reflex amplitude increases. अब यहीं पे एम रिस्पॉन्स आ जाएगा। एंड द एम रिस्पॉन्स अपीयर्स विदिन 3 to 5 milliseconds following stimulation. The M response is the result of the discharge of all the alpha motor neurons in the spinal cord of the muscle with direct stimulation of the muscle efferent nerve. The latency of the H reflex does not change, but the amplitude and the HM ratio increases in spasticity. तो दोनों का H reflex ले लेंगे, M रेशियो, दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। तो ये बोलता है HM रेशियो जो है वो spasticity में इंक्रीज कर जाता है। In addition, F responses obtained by supramaximum stimulation of peripheral nerves, which are less commonly used in a spasticity measurement in practice, which can be used as another method of evaluation. There are small amplitude responses that appear after the M response, resulting from the antidromic activation of a certain number of motor neurons. The FM ratio increases in spastic patient. तो नॉर्मल से कंपेयर कर लेंगे, अगर इंक्रीज हो रहा था इंक्रीज हो जाएगा। द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन स्टैंडर्डाइज्ड एच रिफ्लेक्स और इलेक्ट्रो टू स्पास्टिसिटी, ये भी ध्यान में रखना है। अब कुछ स्टडी क्या बोल रहा है ये देखो। देयर वाज ए मॉडरेट कोरिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोफिजिकल टेस्ट एंड क्लिनिकल स्केल्स, एएस एंड एमएस, यही तो ज्यादा यूज करते हैं। नो कोरिलेशन वाज फाउंड इन मोस्ट ऑफ द स्टडीज, कुछ स्टडी में कोरिलेशन था लेकिन ज्यादातर में नहीं था। फॉर दिस रीजन इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल मेजरमेंट्स मेथड्स कैन बी सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्टिव मेथड्स रादर देन बीइंग यूज्ड अलोन। तो ये भी फाइनली क्या करना, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल को हम लोगों को यूज करना है साथ में जो स्केल्स लगा रहे हैं, चाहे एएस लगाएं, एमएस लगाएं या टार्डियो वाला लगाएं, है ना। फ्यूगल वाला भी तो उतना ज्यादा वाइड यूज नहीं होता, लेकिन टार्डियो वाला एस्टेब्लिश्ड है। तो आज के डेट में तो एमएस और टार्डियो और उसके साथ इलेक्ट्रोफिजिकल लगा सकते हैं। इसके साथ अगला वाला जो अपना स्केल है गेट वाला, ये सबको कंबाइन करने के लिए बोला है ना, सबको कंबाइन कर सकते हैं। इसका लिमिटेशंस क्या है? देयर आर सेवरल प्रॉब्लम्स इन सच स्टडीज। The size of the responses measured in the EMG depends heavily on such factors as the placement of electrodes, ये बहुत प्रॉपर होना चाहिए,
प्लेसमेंट चेंज करेगा, बाकी सारी चीजें चेंज कर जाएगी। स्किन रेसिस्टेंस भी बहुत बड़ा इशू है। अगर आपने जेल प्रॉपर नहीं लगाया तो दिक्कत आ जाएगी, अगर आपने स्किन की क्लीनिंग प्रॉपर नहीं करी तो दिक्कत आ जाएगी, अगर जहां पे टेस्ट कर रहे हैं उस एरिया में अगर कोई डेड स्किन है तो उसको क्लीन भी नहीं कर सकते तो उसकी प्रॉब्लम है। सबक्यूटेनियस फैट एंड मसल एट्रोफी। अगला क्या है? इट इज देयरफॉर नॉट पॉसिबल टू कंपेयर द एब्सोल्यूट एम्पलीट्यूड ऑफ द रिस्पॉन्सेस बिटवीन और इवन विद इन सब्जेक्ट्स फ्रॉम सेशन टू सेशन। और सबसे बड़ी एक बात और भी है कि इसमें बोल रहा है कि कुछ कुछ सेकंड के बाद, मिली सेकंड के बाद रिस्पॉन्सेज आते हैं, तो इसको करने के लिए जो टेक्निकल चाहिए या टेक्निसिटी चाहिए वो भी बहुत ज्यादा चाहिए, है ना। बहुत ही क्वालिफाइड और बहुत ही जो एक्सपीरियंस्ड आदमी है वही कर पाएगा। ये भी एक इसके साथ समस्या है। अगला आ जाए गेट एनालिसिस मेथड्स है। Spasticity is one of the problem that reducing the quality of life of the patient with multiple sclerosis। ज्यादातर स्टडी मल्टीपल स्क्लेरोसिस पे, क्योंकि ज्यादातर स्टडीज बाहर की गई है, बाहर कॉमन केसेस मल्टीपल स्क्लेरोसिस को, तो उसी पे ध्यान देते हैं। ऑल कंपोनेंट्स ऑफ मोटर इंपेयरमेंट, दैट इज मोटर लॉस, स्पास्टिसिटी, को कॉन्ट्रैक्शन, सेंसरी लॉस एंड कॉन्ट्रैक्शन should be determined in order to evaluate the spastic lower extremities. Optoelectric motion analysis system, force platforms, multi-channel EMG devices are used for quantitative gait analysis। एक कुछ हम लोग भी गेट एनालिसिस का ऐसा कुछ बनवाए भाई अपने यहाँ, छोटा बहुत कम पैसे में नहीं बनता। मैकेनिकल गेट एनालिसिस लैब तो बनता है, लेकिन ऐसे तो 2-2.5-3 करोड़ का होता है ना, इससे कम तो बनता है। कम पैसे का कुछ करके हम लोग बनाए। अगला क्या है? तो वो तो सारे मैकेनिकल होते हैं, ये तो जब गेट एनालिसिस लैब बनेगा उसी के हिसाब से कर सकते हैं। ये सब मशीनें जो यूज कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म वगैरह है ना, मल्टी चैनल EMG वगैरह लगा। अगला क्या है? काइनेटिक एंड काइनामेटिक मेजरमेंट्स। Kinetic and kinematic measurements have become more practical and useful thanks to portable and wearable devices। ये हम लोग बना सकते हैं। Owing to the sensors, static and dynamic acceleration can be measured with the devices capable of perceiving the slope, and posture analysis can be made easier। At this point, the response to the treatment can be easily monitored, and the risk of falling have become able to be reduced। इसमें कुछ स्टडी की गई है, वो आपको बताते हैं। 23 studies on the reliability of 3-dimensional kinematic gait analysis have been systematically reviewed by McGinley। This study has shown that gait analysis errors are acceptable but should not be overlooked when interpreting clinical data। It is hoped that new methods developed with the functional calibration technique will further रिड्यूस गेट एनालिसिस एरर्स। मेन प्रॉब्लम यही है कि इसमें एरर के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो उसको रिड्यूस करने की कोशिश करनी है। अगला क्या है? न्यू मेथड्स। न्यू मेथड्स में 2 है। एलास्टोग्राफी। एलास्टोग्राफी इज ए न्यू वे ऑफ विजुअलाइजिंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बायोलॉजिकल टिश्यूज and is often used to detect malignant lesions in the tissues such as thyroid and breast tissue। ये पहले यूज करते थे, जब ये स्टार्ट हुआ था एलास्टोग्राफी, तो इसी के लिए इसको मतलब बनाया गया था। अब इसको यूज करते हैं। Lately it has also been used to measure the flexibility of muscles, tendons and the nerves। It is also known as compression elastography, sonoelastography और real time ultrasound elastography, RTE
HE। अगला है मायोटोनोमेट्री। अब इसमें ये जो हमने बताया ना RTHE ना, RTHE और तुम्हारा क्या है AS, अस्वर्थ स्केल का भी एक कंपैरिजन स्टडी है, वो बताते हैं आप लोग को। RTHE and AS were compared in a single center pilot study where the evaluator was blinded to measure spasticity in the patients with MS, multiple sclerosis का है। In this study, muscle elastography multiple sclerosis score were used for the first time। MEMS मतलब multiple sclerosis score has been shown to correlate well with commonly used AS to measure MS spasticity। मतलब जो अस्वर्थ स्केल है उसको ये दोनों का कोरिलेशन अच्छा है, तो इसका मतलब AS भी बहुत इफेक्टिव है, ये भी तो मतलब हुआ ना इसका। In another study of the same investigator, numeric rating scale NRS and RTHE were compared to monitor treatment response in MS patient who received spasticity therapy. Both methods were found to be in perfect correlation with each other। तो इससे ये भी बोल सकते हैं कि जो न्यूमेरिक रेटिंग स्केल है उसका भी MS से जो MS ने AS अस्वर्थ स्केल से अच्छा कोरिलेशन निकल सकता है। अगला क्या है, एलास्टोग्राफी के बारे में तो बताया ही आप लोग को, है ना। अगला क्या है, मायोटोनोमेट्री। मायोटोनोमेट्री इज ए न्यू टेक्निक which allows objective assessment of muscle spasticity by quantifying tissue displacement response to a standard measuring perpendicular compression force. Besides neurological disorders, it has also been used to investigate changes in muscle tissues of patients such as scoliosis and dull shoulder। अच्छा, कंक्लूजन पे आने से पहले इसकी वैलिडिटी या रिलायबिलिटी के बारे में बात कर देते हैं। The validity and reliability of the myotonometry technique was tested with various studies and compared with conventional methods used for spasticity measurement. It has been suggested that it is a sensitive method to be used in daily clinical practice। मतलब इसको हम लोग डेली क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगेन कॉम्बिनेशन तो करना ही पड़ेगा। अब लिमिटेशन क्या है, द ग्रेटेस्ट लिमिटेशन ऑफ एलास्टोग्राफी एंड मायोटोनोमेट्री आर द लैक ऑफ वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज एंड एक्सपीरियंस प्रैक्टिशनर्स। ये सबसे बड़ी समस्या। इसके अलावा ये समस्या जो है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल और जो बायोमैकेनिकल मेजरमेंट्स है उसमें भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि ये हम लोग नहीं कर पाएंगे। Therefore it is not as widespread as clinical skills। चूंकि क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर नहीं है और मशीन्स भी नहीं है और पैसा भी बहुत लगेगा, तो इन सब चीजों के कारण इसका यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर इसको हम लोग स्केल के साथ इनकॉर्पोरेट करें या अगर इस तरीके की कोई स्टडी भी करें तो हमारे मतलब मुझे लगता है कि बहुत बेनिफिशियल होगा और लोगों के लिए अच्छा भी होगा। हालांकि कुछ स्टडीज तो की गई है। फाइनली कंक्लूजन पे आ जाते हैं। भाई दो तरीके का स्टडी हम लोगों ने देखा, एक क्लिनिकल देखा और एक क्वांटिटेटिव देखा। तो इसमें क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ स्पास्टिसिटी इज डिफिकल्ट। ये तो देख ही लिया भाई, इतनी सारी लिमिटेशंस भी हैं। इवैल्यूएशन ऑफ स्पास्टिसिटी शुड बी बेस्ड ऑन क्लिनिकल असेसमेंट, should be based on clinical assessment with additional repeated biomechanical and electrophysiological measurements obtained during active and functional movements as complementary techniques। क्या बोल रहे हैं,
कि जो हम लोगों को बायोमैकेनिकल और जो न्यू टेक्नोलॉजी है दोनों को यूज करना है, उसको एज ए कॉम्प्लीमेंट्री टेक्निक यूज करना है। किसके साथ? जो हम लोग क्लिनिकल स्केल्स लगा रहे हैं। उससे दो फायदे हैं, एक तो जो रिजल्ट आएगा वो बेटर आएगा और दूसरा जो रिजल्ट आएगा वो क्वांटिफाई हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों को यूज करना चाहिए। इन एडिशन द पेशेंट शुड ऑल्सो बी अलाउड टू सेल्फ असेस हिज और हर सिम्टम्स। पेशेंट को खुद भी बोल सकते हैं भाई आपको फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो अपने सिम्टम्स को खुद भी असेस कीजिए, जो कि जनरली हम लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस में नहीं करते हैं। ये हम लोग नहीं करते, खुद असेस कर लेते हैं, बता देते हैं, पेशेंट को कुछ भी नहीं बोलते हैं। जब अपना पूछना हुआ तो उसमें पेशेंट खुद ही बता देता है भाई हमारा बढ़ रहा है, स्पास्टिसिटी घट रहा है, या अगर हमको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बताता है। लेकिन एज ए क्लिनिशियन हम लोग उसको इसके लिए प्रॉम्प्ट नहीं करते हैं। तो बेसिकली हम लोगों को तीन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। एक तो क्लिनिकल स्केल, जितना भी अभी हम लोगों ने स्टडी करा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मुझे जो समझ में आया वो मैं आप लोग को बताता, यही आया कि क्लिनिकल स्केल सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आसान है और इजी टू यूज है। उसके बाद क्वांटिफाई करने के लिए जो नई न्यू टेक्नोलॉजी है उसको हम लोग यूज करना चाहिए, लेकिन उसमें 2-3 लिमिटेशंस हैं। एक तो प्राइस का, जगह का, है ना, और क्वालिफाइड टेक्नीशियंस का या क्वालिफाइड क्लिनिशियंस का। तो इसके अभाव के कारण क्या करना है, यूज कम होता है लेकिन उसको भी यूज में लाने की कोशिश करना चाहिए। और सबसे बेटर ये होगा कि दोनों टेक्निक्स को मिला करके यूज करना चाहिए। इससे क्या होगा कि क्वांटिफिकेशन हो जाएगा और जो इंप्रूवमेंट होगा वो हम पेशेंट को बेटर तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। और अगर जैसे डायनमोमीटर का है, आइसोकाइनेटिक डायनमोमीटर का अगर देखते हैं तो आइसोकाइनेटिक डायनमोमीटर के केस में तो हम उसको कंप्यूटर पे दिखा भी सकते हैं, सारी चीजें उसमें आती है तो उसमें उसको दिखा भी सकते हैं। और दूसरा प्रमोट करना चाहिए पेशेंट को, क्या करने के लिए, सेल्फ असेसमेंट के लिए भी प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास फिर यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू।